friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos. In this video we cover the LPG policy of 1991 of +2 economics Indian economy. But in previous video हमने किया था कि LPG की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्यों नीड हुई, और आज हम कहेंगे कि LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या रिफॉर्म्स आई हैं। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो से जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ताकि आप प्रीवियस वीडियो को देख सकें, और अगर आप लोगों ने पीछे वाली नहीं देखी है तो प्लीज़ पीछे वाली ज़रूर जाकर देखें। सबसे पहले अब हम लोग करेंगे कि ये पॉलिसी को लाने वाले कौन थे और किनके एफर्ट से ये पॉलिसी लागू हुई, इम्प्लीमेंट हुई। दिस पॉलिसी वॉज द रिजल्ट ऑफ एफर्ट्स ऑफ 2 people. Under their guidance, this policy was implemented in 1991. That was Prime Minister P.V. Narasimha Rao in 1991 and Finance Minister at that time Dr. मनमोहन सिंह। ये 2 बड़े ऐसे शख्स थे जिनकी एफर्ट्स के कारण इकॉनमी में सुधार आया और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को चेंज किया गया, और वो रिफॉर्म्स थे इन द फॉर्म ऑफ LPG पॉलिसी। तो फर्स्ट हेयर वी डिस्कस द लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन मीन्स फ्रीइंग द इंडियंस, यानी कि उनको आज़ादी देना इन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज़, उनको बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ में, ताकि वो अपने डिसीजन को आराम से ले सकें, अपने आराम से वो विदाउट एनी अननेसेसरी कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट की इस हस्तक्षेप ना हो, इंटरफेरेंस ना हो, इसके कारण वो अपने बिजनेस की और उसमें वो अपने इंडिपेंडेंटली डिसीजन को ले सकें। इसमें मेनली बेटे 2 चीज़ कंटेन की गई थी। सबसे पहले टू अलाउ प्राइवेट सेक्टर टू रन दोज इंडस्ट्रीज विच वर अर्लियर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। पहली छूट थी कि वो उन सेक्टर्स में काम कर सकें जहां पर पहले उनको रेस्ट्रिक्टेड था, रिजर्व था सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए। सेकंड, रिलैक्सेशन इन द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड फॉर प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के लिए एक्चुअली जब पब्लिक सेक्टर अपने आप को सोशल वेलफेयर के हिसाब से सोचते थे, और हमारी जो पहले प्राइमरी पॉलिसीज़ थी उनमें पब्लिक सेक्टर को ही इम्पोर्टेंस दी गई। लेकिन अभी आप लोगों ने देखा कि 1950 से 1990 तक का क्या हाल हुआ। तो इन 40 सालों का जो ब्यौरा था उसकी वजह से ही हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पड़े और उन्होंने पब्लिक सेक्टर को जगह रिलैक्सेशन दे दी प्राइवेट सेक्टर को। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, अब हमारी इस पॉलिसीज़ में जो लिबरलाइजेशन है उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स आए, तो उसको मैंने बेटे सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव ऑफ लिबरलाइजेशन पढ़ेंगे, उसके बाद रिफॉर्म्स करेंगे। तो पहले ऑब्जेक्टिव क्या थे लिबरलाइजेशन पॉलिसी को लागू करने के, ताकि आपको इसके रिफॉर्म्स आसानी से समझ आ जाएं। टू इंक्रीज इंटरनल कम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि आपकी उनके अंदर कंपटीशन को बढ़ाना, क्योंकि आप लोगों को पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि उनके पास कोई कंपटीशन करने के लिए फॉरेन मार्केट क्लोज थी, कंपटीशन करने के लिए नहीं था, तो वो जैसा माल प्रोड्यूस करते थे लोगों को वैसा ही आराम से एक्सेप्ट करना पड़ता था। टू इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी एंड टू रिड्यूस डेप्ट बर्डन ऑफ द कंट्री। आप लोगों को मालूम है कि 1990 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे और हमारे ऊपर जो डेप्ट बर्डन था बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका था ड्यू टू इंक्रीज इन आवर इम्पोर्ट एंड लेस इन एक्सपोर्ट। To get an next है बेटे, to get an opportunity to export to developed countries and to import capital goods and machinery from them, यानी कि हमारे को अपॉर्चुनिटी मिले कि हम डेवलप कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करें और इम्पोर्ट कर सकें कैपिटल गुड्स एंड मशीनरी फ्रॉम दैम। स्टार्टिंग में हम लोग इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स के लिए भी हमारे फिक्स थे, कोटाज और टैरिफ लगे हुए थे, तो उनको डेवलप करने के लिए हमें लिबरलाइजेशन को फॉलो करना लगा। नाउ वी रीड कि हमने रिफॉर्म क्या लिए इस लिबरलाइजेशन पॉलिसी के अंदर। रिफॉर्म अंडर लिबरलाइजेशन, तो बेटे 2 तरह के रिफॉर्म हुए थे, इंटरनल इंडस्ट्रीज़ के लिए और एक एक्सटर्नल में, यानी कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। तो पहले भी हम इंटरनल करेंगे। इंटरनल में 3 रिफॉर्म आए, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, फिर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म और फिजिकल रिफॉर्म। तो सबसे पहले आप लोगों के जो रिफॉर्म आए थे, यानी कि जो चेंजेस हुए गए थे, उसमें हम लोगों ने क्या क्या लेके आए हैं। तो पहला आपका है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। इसमें हम लोगों ने क्या किया था, एग्जम्पशन ऑफ इंडस्ट्रीज फ्रॉम लाइसेंसिंग।
ऑल अदर इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ 18 इंडस्ट्रीज डिक्लाइन। तो अब उनके लिए कोई नो लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर देयर सेटिंग अप। 18 इंडस्ट्री, उस समय में सिर्फ 18 इंडस्ट्रीज़ को छोड़कर बाकी इंडस्ट्रीज़ के लिए आपको एक लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। नाउ अब ये रिड्यूस होके 5 हो गई, 5 होके ओनली 2 रिमेन लेफ्ट। तो स्पेसिफाइड जो इंडस्ट्रीज़ हैं लाइसेंस जिसमें कंपलसरी था वो कौन कौन सी थी? ये एक थी सिगरेट्स वगैरह की यानी कि स्मोकिंग, डिफेंस इक्विपमेंट और इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव और हजारियस केमिकल यानी कि जो खतरनाक केमिकल्स थे। इन 5 इंडस्ट्रीज़ में आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी, बाकी सारी की सारी एग्जाम्प्ट थी। फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर यानी कि पब्लिक सेक्टर की कमी कर दी थी। नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर नाउ रिड्यूस फ्रॉम 17 to 8। इन 2010 और 11 में ये 17 से 8 तक हो गई थी। नाउ इट इज़ रिजर्व टू ओनली 2। एट प्रेजेंट 2 हैं सिर्फ एटॉमिक एनर्जी और रेलवे में, ठीक है। यानी कि अब जो 2019-20 या 2021 की बात करें तो सिर्फ अब 2 सेक्टर में चाहिए। यहाँ पर आप लोगों की एटॉमिक एनर्जी और रेलवे सिस्टम इज़ रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। तीसरा है बेटे फ्रीडम फ्रॉम MRTP एक्ट। MRTP एक्ट का मतलब मोनोपॉलिसीज यानी कि जो एक सिंगल नाउ एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। मोनोपॉलिसीज, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। इसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी को लिंक किया था पहले लाइसेंस के थ्रू, अब लाइसेंस हटा दिया, लिमिट हटा दी उसकी। तो कंपनीज हैव देयर असेट्स बियॉन्ड ₹100 करोड़ आर नाउ अलाउड। जिनकी 100 करोड़ से असेट्स कम थी अब उनको अलाउ कर दिया गया कि आप विदाउट प्रायर सैंक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट आप अपनी लिमिट बढ़ा सकते हो। न्यू प्रोड्यूशन जो प्रोड्यूसर है वो अपने एक्सपेंड कर सकते हैं प्रोडक्शन को। और ये 2002 में MRPT एक्ट को हटाकर अब ये ख़त्म हो चुका है 1969 वाला। अब 2002 कंपटीशन एक्ट आ गया इसकी जगह पर, जहाँ पर आप लोग compete करते हैं दूसरी फॉरेन इंडस्ट्रीज से, जो कि इसके मुकाबले में ये काफ़ी ज़्यादा छूट है। क्लियर हो गया। फोर्थ, फ्रीडम टू इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर बेटे पहले इंडस्ट्रीज़ को फ्री नहीं थी कि सिर्फ अप टू डेट करना है तेरा टेक्नोलॉजी को। ऑटोमेटिक परमिशन विल बी गिवन फॉर फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट। अब पहले हम लोगों के लिए टैरिफ थी, कोटाज फिक्स थे, लेकिन अब फ्री में है। एंड रिफॉर्म इन स्मॉल सेक्टर्स। According to the new policy, investment limit of new small scale industries has been increased to 5 crore to modernization। और अब इसके लिए आप लोगों का जो न्यू MSMED एक्ट है 2006 जिसमें और भी लिबरलाइजेशन फॉलो की गई है। MSMED यानी कि मीडियम साइज स्मॉल और जो आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं स्मॉल स्केल एंड मीडियम, उनके लिए 2006 में और भी ज़्यादा लिबरलाइजेशन फॉलो की गई है। तो इस तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर में ये रिफॉर्म 5 लिए गए। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। यानी कि रिफॉर्म इन स्मॉल सेक्टर में MSMED एक्ट जो आप लोगों ने +1 में भी किया हुआ है, ठीक है। नाउ वी मूव टू द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फाइनेंशियल सेक्टर सबसे पहले कि क्या क्या इंक्लूड करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कंडीशन। तो फाइनेंशियल सेक्टर वो थे जो कि RBI के द्वारा कंट्रोल किए जाते थे। नाउ इसमें क्या रिफॉर्म आए? इसमें आपके 3 रिफॉर्म्स आए। चेंज इन रोल ऑफ RBI। रोल ऑफ RBI वॉज रिड्यूस फ्रॉम रेगुलर फैसिलिटेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। अब इसका रेगुलेटर से फैसिलिटेटर की तरफ चेंज हो गया। यानी कि पहले ये रेगुलेटर सिर्फ क्या करता था? रेगुलेट करता था, कोई वो नहीं। अब ये आपको फैसिलिटेटर भी बना दिया गया है ताकि आपका फाइनेंशियल सेक्टर आराम से ग्रो कर सके। पहले क्या होता था कि 1990 अप टू 1991 यानी कि 1991 तक RBI डिसाइडिंग द इंटरेस्ट रेट फॉर बैंक ऑन लोन। पहले क्या करता था कि सिर्फ RBI डिसाइड करता था, लेकिन लिबरलाइजेशन पॉलिसी में अब बैंक अपने इंटरेस्ट रेट खुद चूज़ कर सकते हैं, रेट ऑफ डिपॉजिट को भी, लेकिन अंडर द गवर्नेंस ऑफ RBI। दिस स्टेप इंक्रीज कम्पिटिटिवनेस इन द बैंकिंग सेक्टर। और भी कई चीज़ें हैं, कईयों पे पहले RBI लेता था लेकिन अब वो RBI के बगैर भी काम कर सकते हैं।
थर्ड, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक, उन्होंने अब क्या किया था, हमारे प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी सारे बैंक को भी खोल दिया था। तो उसमें सबसे पहले कौन कौन से आएंगे, इंडियन बैंक लाइक ICICI, HDFC, फॉरेन बैंक लाइक ABN AMRO increased the competition and benefited the consumer. Now increase the limit of foreign investment. The limit of foreign investment in bank was raised to 50%. इसकी लिमिट बढ़ा दी गई है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सच एज मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड वर नाउ अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस रिफॉर्म्स। पहले हम लोगों ने इंडस्ट्रियल सेक्टर में करे, अब फाइनेंशियल में करे, अब हम करेंगे फिजिकल रिफॉर्म, दैट इज अ गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी। वो क्या क्या रिफॉर्म्स हुए वो अभी हम लोग करेंगे इसमें। तो सबसे पहले आएंगे आपके फिजिकल रिफॉर्म होते क्या हैं। रिफॉर्म इन गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी विच वर कॉलेक्टिवली कॉल्ड फिजिकल पॉलिसी। बेटे इसमें टैक्स आपके दो तरह के आएंगे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, जिसका बर्डन आप किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकते, यानी कि ऑनर को ही बियर करना पड़ेगा। क्लियर, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। क्लियर, और इनडायरेक्ट टैक्स है जिसका बर्डन आप शिफ्ट करते हो दूसरों पर, जैसे कि GST। GST मीन्स गुड एंड सर्विस टैक्स। अब इसमें आप लोग देखेंगे GST आपका अभी लागू हुआ 2016 में 16-17 में इम्प्लीमेंट हुआ, और एक डिमोनेटाइजेशन का, लेकिन इसका भी बाद में करेंगे। सबसे पहले जो मेजर रिफॉर्म्स लिए गए थे वो क्या थे, रिडक्शन इन टैक्सेस। आपके टैक्स में रिड्यूस हो गए थे। पहले कॉन्टिन्यूसली बहुत सारे टैक्स थे, इनकम, कॉर्पोरेट टैक्स, हाई टैक्स से लोग टैक्स इविजन चोरी करने लगे थे, क्योंकि उनकी इनकम कम होती थी और टैक्स की ज़्यादा होती थी। तो उनको क्या हो गया था कि वो चाहते थे कि चोरी करें, सेविंग करें, तो इससे इनकी एक्चुअल इनकम आपको नहीं पता लग रही थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने GST टैक्स को इंट्रोड्यूस किया तो क्या हुआ, रिडक्शन इन टैक्सेस हो गए, और वन टैक्स वन नेशन नारा भी दिया है, तो जिससे उनको टैक्स को सिंप्लीफाई होने लगा। फिर है रिफॉर्म इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या क्या रिफॉर्म हुए कि एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू इंश्योर यूनिफॉर्म एप्लीकेशन। वैल्यू एडेड टैक्स की जगह अब कहाँ लग गया, GST, और सिंपली उसका प्रोसेस भी बहुत सिंपल कर दिया है। ये थे बेटे आपके इंटरनल। अब आएंगे हमारे जिसमें अब आप लोगों का डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज़ और GST मैं आपको भी बाद में बताऊंगी, क्योंकि ये एक क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है इकोनॉमिक्स में। नाउ वी कम टू द एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म, फॉरेन कैपिटल एंड पॉलिसी रिफॉर्म, जिसमें हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म पढ़ेंगे और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म। बेटे सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि ये हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिगार्डिंग है, क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज चाहिए थी। तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म वर इनिशिएटेड इन 1991 विद द डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी, जिसमें हमारे इंडियन रुपीज़ की फॉरेन मार्केट में वैल्यू को डिक्रीज कर दिया था अगेंस्ट फॉरेन करेंसी। इसमें क्या हुआ था कि अब डिवैल्यूएशन इम्प्लाई अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ रुपी, दैट इज़ US डॉलर और ब्रिटिश पाउंड में। यानी कि पहले आपको इंडियन जो रुपीज़ थी उसकी वैल्यू ज़्यादा थी तो फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आते थे, लेकिन जैसे ही उसकी वैल्यू हुई, यानी कि अब आप डॉलर में इंडियन मार्केट में ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सकते हो। तो इसके कारण हुआ क्या, दिस इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इनटू इंडियन इकॉनमी। इंडियन इकॉनमी में ज़्यादा आने लगी, क्योंकि आप लोगों की वैल्यू डिवॉल्यूश हो गई थी, डिवैल्यूएशन ऑफ मनी हो गया था ना, जिसके कारण तो आप लोगों को इसमें लोगों ने मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। ठीक है, इसके बाद क्या होने लगा कि डिवैल्यूएशन से अवर करेंसी की रिलेशन पूरे वर्ल्ड के साथ खुल गए। अब उसमें आप एक्सचेंज करते थे उनको ज़्यादा डॉलर में, क्योंकि रुपीज़ की वैल्यू कम थी। फिर US डॉलर और ब्रिटिश पाउंड कैन बी बाय मोर गुड्स इन द इंडियन मार्केट, और जिससे कि सप्लाई इंक्रीज हो गई आपकी। क्लियर, Presently, exchange rate is determined by the forces of supply and demand in the international market. ये आपका फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। उसके बाद है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म। ऑल क्वालिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट हैव बीन एबॉलिश्ड, यानी कि क्वांटिटेटिव जितनी भी आपकी गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी इम्पोर्ट्स पे,
इतना इंपोर्ट करना है, इतना कोटा है आपका, वो सारी रिमूव्ड हो गई थी। अब इंस्टेंड ऑफ पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, अब पॉलिसी बन गई थी सर्वाइवल टू बी ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में वही सर्वाइव करेगा जिसकी क्वालिटी अच्छी है, जिसका मटेरियल अच्छा है, टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है। नाउ मार्केट कंपटीशन हैज़ रिप्लेस द पॉलिसी ऑफ कोटाज एंड टैरिफ, यानी कि अब मार्केट कंपटीशन आ गया था। और बेंचमार्क क्या बन गया था? एफिशिएंसी इज द बेंचमार्क ऑफ ग्रोथ नॉट ऑफ सिंपली एक्सपेंशन, यानी कि एफिशिएंसी होगी वही ग्रोथ का बेंच स्टैंडर्ड फिक्स करेगा, सिंपली एक्सपेंशन यानी कि बिजनेस बढ़ावे से नहीं है। अब इसमें बेटे एक चीज़ और रह गई कि फॉरेन कैपिटल में कैसे रिफॉर्म आई हैं। तो द नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन विच फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अब उनको जो पहले थी कम थी फॉरेन प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमारी इंडिया में जो प्रोडक्ट थे उनमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम थी, लेकिन अब उनको रेज कर दिया गया ताकि हमारे पास फॉरेन कैपिटल इंक्रीज हो। फॉरेन इन्वेस्टर को था कि आप प्रोड्यूसर इंडियन मार्केट में डोमेस्टिक प्रोड्यूसर के साथ compete कर सकते हो, और फॉरेन इन्वेस्टर को फ्री थे कि वो मेजॉरिटी शेयर इन इक्विटी भी ले सकते हैं। तो इस तरह से ताकि आप लोगों का जो BOP का क्राइसिस था, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस थे, वो सॉल्व हो सकें। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, और आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियोस जल्दी से जल्दी मिलती रहें, और प्रेस the bell icon for new notification. Thank you.